मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब वक्त हो चला है हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत बीजापुर से एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां बीजापुर में नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया और इस हमले के दौरान रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया। ये लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। नए कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया। 2 दिन पहले खुले झिड़पल्ली 2 कैंप पर हमला किया गया था और सुरक्षा वालों ने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये देखिए, रात के समय ये हमले के बाद की कुछ तस्वीरें, जब काउंटर ऑपरेशन किया जा रहा था। पामेड़ थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और 2 दिन पहले झिड़पल्ली 2 में एक कैंप खोला गया था और इस कैंप के खुलने के बाद से जब नक्सलियों को इसकी जानकारी मिली तो नक्सली इस बात से बेचैन हो उठे कि अगर हमारे कैंप्स के आसपास इस तरह से कैंप खुलेंगे तो एक चिंता का कारण हो जाएगा, एक परेशानी का ये सबब होगा। हालांकि इस पूरे कैंप के खुलने के बाद से जो स्थिति है वो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय की थी। और अब बात करेंगे, हमारे सहयोगी सतीश चांडक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, अभी 2 ही दिन हुए थे इस कैंप को खुले हुए। कहीं ना कहीं नक्सलियों की सोच रही होगी कि इस कैंप को सेटल डाउन होने से पहले ही हटा दिया जाए, अन्यथा उनके लिए एक चुनौती होगी। लेकिन क्या कुछ हुआ उस हमले और उसके काउंटर अटैक में, क्या है डिटेल्स? जी, आपको बता दूं कि 2 दिन पहले बीजापुर की पुलिस और सीआरपीएफ के बल जो है झिड़पल्ली 2 में कैंप खोलने के लिए पहुंचे थे और कैंप खुलने की पूरी तैयारी चल रही थी। और कैंप जहां खुलता है उसके 500 मीटर के दायरे में जवानों का बाहर एक कॉर्डन लगे रहता है ताकि कैंप तक जो है नक्सली ना पहुंचे। और इस बात की भनक नक्सलियों को लगी कि यहाँ पर कैंप खुल सकता है और कैंप खुलने के बाद नक्सलियों की पकड़ कमजोर हो जाएगी, जिसके चलते नक्सलियों ने कैंप को हटाने के उद्देश्य से जवानों पर रात के करीब 8:30 बजे हमला बोल दिया। हमला चौतरफा था, चारों तरफ से जो है काफी हैवी फायरिंग नक्सलियों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जवान भी मुस्तैद थे। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और जैसा कि हम लाइव वीडियो में देख सकते हैं कि जवान किस तरह से रात के अंधेरे में जो है नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और काफी देर जो है फायरिंग चली और रुक के दोनों ओर से गोली बारूद चलता रहा। उसके बाद जैसे ही जवान हावी हुए तो नक्सली वहां से भाग गए। सवाल ये बड़ा है कि लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में पहुंच रहे हैं जहां नक्सलियों की पिछले कई दशकों से जनता सरकार चलती थी, नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, नक्सलियों की कोर बटालियन उस इलाके में रहती थी। उस इलाके में जवान अभी दस्तक दे रहे हैं। यही वजह है कि नक्सली जो है इस तरह से जो है रात के अंधेरे में जवानों पर हमला कर रहे हैं ताकि जवान पीछे हट जाए, कैंप हट जाए। लेकिन बता दूं आपको कि जब 26 तक का जो टारगेट दिया है उसके मद्देनजर जो है लगातार जवानों को सफलता भी मिल रही है। लगातार जवान सीआरपीएफ और सभी सुरक्षा बल के जवान जो है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में नए कैंप खोल रहे हैं और कोर इलाके में घुस रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और दुर्ग में चाकूबाजी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आरोपी का जुलूस भी निकाला गया। आरोपी चाकू लहराकर लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था। भिलाई के डबरापारा क्षेत्र की यह पूरी घटना। भिलाई 3 पुलिस ने यह कार्यवाही की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चाकू लहराकर लोगों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि इस आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि इसका जुलूस भी निकाला गया और इससे लोगों को जो दहशत थी, पुलिस ने उसका जुलूस निकालकर वो दहशत न सिर्फ खत्म की बल्कि अब इस पूरे मामले पर और डिटेल लेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये आदतन अपराधी है या फिर किसी को डराने के इरादे से सिर्फ चाकू लहरा रहा था, और क्या कुछ है इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही फिलहाल? देखिए, इसके खिलाफ में आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा रही है। ये क्षेत्र का जो गुंडा बदमाश किस्म का व्यक्ति था जो चाकू लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था, इसी के खिलाफ में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो कड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दूं कि दुर्ग पुलिस जो है चाकूबाजियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही थी उसमें अंकुश लगाने का यह प्रयास है, बल्कि इसमें इनाम भी रखा गया है कि जो भी शहरवासी यदि इस तरह की कोई सूचना देता है पुलिस को कि कोई चाकू लेके लोगों को डरा धमका रहा है या वो चाकू रखा हुआ है और कोई अपराध कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है।
और उसको सफलता भी मिल रही है कि फिर लगातार एक के बाद एक अब जो चाकूबाज जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आते आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये चाकूबाज भी पकड़ा है पुलिस ने, उसको खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसके जुलूस भी निकाला गया और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। संदेश एक ही है कि कोई भी इस तरह की वारदात करेगा या कोई भी इस तरह की आपराधिक किस्म की घटनाओं में यदि लिप्त रहेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि अंबिकापुर से खबर है, जहां ढोंगी बाबा मिट्ठू राम का सहयोगी चॉइस सेंटर संचालक पुलिस ने धर दबोचा है। संचालक ने छात्रा के आधार कार्ड और मार्कशीट से छेड़छाड़ की थी। दरअसल छात्रा के जन्म तिथि को 2010 की जगह 2000 कर दिया गया था और मार्कशीट में 14 साल की छात्रा को 24 साल दिखा दिया गया और इसी दस्तावेज से बाबा ने उस छात्रा से एग्रीमेंट शादी की थी और चॉइस सेंटर के संचालक उपेंद्र बुनकर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लैपटॉप, प्रिंटर और कैमरा भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि छात्रा की मार्कशीट से छेड़छाड़ की गई थी और इस मार्कशीट से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एक बाबा ने इसी मार्कशीट और इसी आधार कार्ड के आधार पर एग्रीमेंट शादी की थी। अब बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ये गिरफ्तारी होने के बाद अब क्या कुछ और भी इसमें खुलासा होना बाकी है? क्या और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं अभी? देखिए, कई इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया है और ये ढोंगी बाबा का जो बिट्टू राम है उसके सहयोगी को भी जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेज दिया है। ये वही आरोपी है जो नाबालिग छात्रा के मार्कशीट और जो आधार कार्ड में अंक जो जन्म तिथि है उसमें बदली कर इसको एग्रीमेंट शादी हुई थी और यही वजह था कि इसको तलाश कर रही थी और जो है गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आरोपी है वो फरार था और जब गिरफ्तार हो गई है तो पुलिस और लोगों को भी तलाश कर रही है जो इसमें शामिल है। कौन कौन जो है जो नाबालिग जो छात्रा है उसको भगाने में साथ दिए, सब मामले में पुलिस अभी आरोपियों की तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। और खबर अंबिकापुर से, जहां एक महिला और एक 7 साल के मासूम बच्ची की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पति के स्कूल के सामने फांसी के फंदे पर दोनों की लाश झूलती मिली। पेड़ पर फांसी के फंदे से मां और बेटी की लाश झूलती पाई गई है। दरअसल कुन्नी चौकी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और श्रवण महंत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। श्रवण, आखिर क्या है ये पूरा मामला? ये सुसाइड है, हत्या है और ये पति के स्कूल के सामने ऐसा क्यों किया गया? क्या है इसके बारे में डिटेल्स अपने पास? मामला बहुत ही संवेदनशील है और जो महिला और उसकी बेटी 7 साल की मासूम फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिली है और इस मामले में इसलिए ये पेचीदा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसके जो पति हैं, शिक्षक हैं, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, संजय गुप्ता उनका नाम है और उनका साथ जो है पारिवारिक विवाद लंबे समय से चल रहा है और उसके ही स्कूल के सामने जो युवती जो महिला है उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की मासूम ने की फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिली है। इससे इलाके में सनसनी तो फैली ही है और कई सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कहीं ये खुशी के अलावा हत्या तो नहीं है और तमाम जो पहलू पर पुलिस फिलहाल जांच जरूर कर रही है। लेकिन ये इतने दिल को झकझोर देने वाली घटना कुन्नी चौकी इलाके के है। ये बताया जा रहा है कि ये जो महिला है सकरिया रोड की निवासी है और उसकी जो लाश है और उसकी जो बेटी की लाश है उसको सुबह एक व्यक्ति ने देखा और इसके बाद जो है इस तरह का मामला पहुंचा है और पुलिस जांच में जुटी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रवण। और बढ़ते आगे, रायपुर से अहम खबर, जहां डीएमएफ घोटाला मामले में ईडी ने डीएमएफ वेंडर मनोज कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार किया। मनोज कुमार रानू साहू और माया वॉरियर का करीबी बताया जाता है और ऐसे में इसके ठेका दिलाए जाने के नाम पर बिचौलिए का काम किए जाने की जानकारी मिल रही है। दरअसल 12 करोड़ रुपए देने का भी आरोप है अधिकारियों को और 7 से 8 करोड़ रुपए इसके खुद अपने पास रखे जाने का इस पर आरोप है। आरोपी मनोज कुमार उद्गम सेवा समिति नाम की एक एनजीओ चलाता है और आरोपी को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। युगल तिवारी हमारे सहयोगी
इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, ईडी लगभग 4 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है, क्या कुछ अपने पास डिटेल है, कब तक ये रिमांड रखी जाएगी और अभी क्या है जानकारी? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घोटाले में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है और EOW-ACV ने एक जो मामला दर्ज किया था इस घोटाले को लेकर, उसी में PMLA 50 के तहत ईडी की जो टीम ने इस मनोज कुमार द्विवेदी है उसे एनजीओ के जो संचालक है उसे गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच है फिलहाल कर रही है। एक गंभीर आरोप है एनजीओ के संचालक इस मनोज कुमार द्विवेदी पर, अधिकारियों को जो इस तरह से जो धांधली के पैसे है उस तक पहुंचाना और खुद उसमें इनकम कमाने का जो आरोप है उस पर लगा हुआ है। इससे पहले भी मीरा वारियर है जो एक अधिकारी थी, कोरबा में पदस्थ थी, पूर्व अधिकारी, उसे गिरफ्तार पहले भी किया जा चुका है और इस मामले में अब ईडी ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम पर अलग अलग जिलों में एनजीओ और अन्य जो एजेंसियों के माध्यम से गड़बड़ी बरती गई थी और करोड़ों रुपए के घोटाला इस पर हुए थे। दरअसल जो डीएमएफ फंड है उसकी राशि जो उद्योग प्रभावित जो क्षेत्र है, खरीद प्रभावित जो क्षेत्र है, उन गांव में उनका विकास कार्य होना था, लेकिन जो महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों में एक टेंडर के माध्यम से इस तरह से बड़ी धांधली है वो बरती गई थी। अब कई अधिकारी हैं, कुछ राजनेता भी डीएमएफ घोटाले के मामले को लेकर के ईडी के रडार पर है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोंडागांव से एक बड़ी खबर। न्यूज 18 के खबर दिखाए जाने का एक बड़ा असर हुआ और न्यूज 18 के ऑपरेशन आबरू का एक बड़ा असर यहां पर हुआ। दरअसल युवतियों की सुरक्षा को लेकर सर्व आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करेगा। बाहरी लोगों पर कार्यवाही किए जाने की मांग पर 1 दिन के बंद का आह्वान किया गया है और आपको बता दें कि बाहरी लोगों पर आदिवासी युवतियों के शोषण का एक बड़ा मामला सामने आया था। आपने जो प्रकाशित किया वो बहुत ही सराहनीय और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपके न्यूज़ के चलते हमारे समाज को बहुत बल और सुरक्षा का एक संकेत मिला है और प्रशासन भी आपके न्यूज़ के माध्यम से जो है एक्टिवता दिखाई है। और साथ साथ यहाँ के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, आपके न्यूज़ के अनुसार जो है कार्रवाई करने में सफल रहा है। जी, निश्चित तौर पे ऑपरेशन आबरू जो 8 नवंबर को न्यूज़ लगाया गया था हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेके, निश्चित तौर पे उसका एक बहुत अच्छा शहर में, क्षेत्र में एक बहुत अच्छा उसका मैसेज गया कि लगातार ऐसे महिलाओं के साथ जो घटनाएं जो हो रही है उसका ये हसल महिलाओं का जो किया जा रहा है। और विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरें न्यूज 18 दिखाता रहता है और एक बार फिर से एक ऐसे ही मुद्दे को जब न्यूज 18 ने उठाया तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और न्यूज 18 ने एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाई। बड़ा असर खबर का। जी हाँ, जिस तरीके से ऑपरेशन आबरू की खबर दिखाई गई थी तो उसको खाली सिर्फ जिले में नहीं पूरे बस्तर संभाग में एक तरीके से उसका असर हुआ है। और जिस तरीके से प्रशासन ने जगदलपुर हो और कोंडागांव में जैसे बाहर से जो लोग आए थे उनकी जानकारी जुटाई है और उन पर कार्रवाई की है। कई जो बिना यहाँ पे परमिशन के यहाँ लोग रह रहे थे उनको जेल भी भेजा है। और उससे बड़ा असर ये हुआ था कि जो किराएदारों की जो जानकारी रखनी होती है उस पर प्रशासन ढीला था, लेकिन अब उस खबर के बाद में लगातार प्रशासन लोगों से किराएदारों की जानकारी मांग रहा है, मकान मालिकों से कि आपके यहाँ कौन रह रहा है, क्या रह रहा है। और सबसे बड़ा यह है कि जो आदिवासी समाज को लेकर हमने जो खबर दिखाई थी कि उनके वहाँ की युवतियों के साथ में जो शोषण हो रहा है और जिस तरीके से वो प्रताड़ित हो रही है, तो उसके बाद अब आदिवासी समाज भी जागरूक हुआ, एकजुट हुआ है। और समाज अब इस बात को लेकर पहले तो प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया था कि जो बाहरी तत्व हैं उन पर रोक लगाई जाए। और उसके बाद अब कल 7 सितंबर को सर्व आदिवासी समाज एक दिवसीय बंद का आह्वान कर रहा है, जिसमें सिर्फ इनका ये कहना है कि प्रशासन
प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन को भी इसमें ठोस कदम उठाने होंगे, कड़े निर्णय लेने होंगे और जो बाहरी तत्व आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए ताकि आदिवासियों की जो अस्मिता है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो एक बहुत बड़ा असर है जो न्यूज 18 ने अपने सामाजिक सरोकार को निभाया, सामाजिक दायित्व को निभाया है, जिससे एक समाज आज जागृत हुआ है, समाज में महिलाएं भी स्तर पर असर हो ये उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सूरजपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल टायर बर्स्ट यानी टायर फटने की वजह से एक कार पलट गई और कार में बैठी हुई 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक अंबिकापुर के रहने वाले हैं और मनेन्द्रगढ़ से शादी समारोह में शामिल होने अंबिकापुर जा रहे थे। 3 घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया। और हादसे के बाद देखिए आप उस अलॉय व्हील की स्थिति जो लेफ्ट साइड में रेयर व्हील है और ऐसे में रेयर व्हील का इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना एक बड़ी और गंभीर समस्या है। और खबर सूरजपुर में स्कूटी सवार को कोयले से भरे हुए एक ट्रक ने कुचल दिया। 26 साल के स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दरअसल गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। एसडीएम और पुलिस की समझाइश के बाद शव को हॉस्पिटल भेजा गया। दरअसल कुरवा गांव में यह हादसा हुआ है। खबर पेंड्रा से जहां फंदे पर लटकता एक शव मिला महिला का। खेत के किनारे फांसी के फंदे पर यह शव लटकता पाया गया। पति और 2 बच्चों के साथ ये महिला रहती थी और लंबे समय से ये महिला बीमार थी और महिला की बीमारी का जो आलम था उससे संभवतः वो परेशान थी या कोई और कारण है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि खेत के किनारे उसका शव फंदे से लटकता पाया गया। और जांजगीर चांपा से खबर जहां धान ढुलाई के समय हुआ हादसा। ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। नवागढ़ क्षेत्र के हमारा गांव में यह हादसा हुआ है। धान की ढुलाई के समय दर्दनाक हादसा हुआ और ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से ट्रैक्टर चालक की ही मौत हो गई। ये जांजगीर चांपा से पूरा मामला सामने आया। दरअसल नवगढ़ के इस हादसे में जांजगीर चांपा से सामने आए इस हादसे में धान ढुलाई करते वक्त दर्दनाक हादसे की चपेट में आ गया और इस हादसे का शिकार हुए धान ढुलाई के समय हुआ यह हादसा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से ड्राइवर की मौत हो गई। और खबर बिलासपुर से जहां बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर गाड़ी ने ट्रक ड्राइवर को कुचल दिया। कोरबा के अजीत कुमार खुसरो की मौके पर मौत हो गई। छोटू ढाबा अंधियारी पारा से के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है और फरार वाहन चालक की तलाश जारी है। और खबर मनेन्द्रगढ़ से जहां 3 दिन से अंधेरे में डूबे वार्ड की शिकायत के बाद भी बिजली विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। ट्रांसफार्मर खराब होने से वार्ड के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। नगर पंचायत झगड़ा खांड के वार्ड 13 और 14 में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसे में 3 दिन से ये वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ है और अब बिजली महकमा भी उसी अंधेरे में लोगों को छोड़कर अपनी ही दुनिया में मगन है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर जहां लोन में सब्सिडी दिलाए जाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मछली पालन और मोती पालन के नाम से लोन लेने के नाम पर की धोखाधड़ी और 3,28,000 की धोखाधड़ी का यह आरोप है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।
और रायपुर से बड़ी खबर, जहां लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूट का माल खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया और लूट के बाद दुकानदार को अंगूठी बेची थी। टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में अब कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना का खुलासा हुआ और पता चला कि आरोपियों ने अंगूठी बेच दी है और ऐसे में लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्त में आए आरोपी जिनके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल लूट का जो सामान जिस दुकानदार ने खरीदा था उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। और खबर बिलासपुर से, जहां पुलिस ने लूट के 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया और शराब की दुकान के पास इंजीनियर से लूटपाट का इन पर आरोप है। सिविल लाइन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में तड़ीपार आसिफ खान भी शामिल है। बदमाशों से 2000 रुपए और सोने की अंगूठी बरामद की गई है और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर शराब की दुकान के पास इंजीनियर से लूटपाट करने का आरोप है। और इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बदमाशों से 2000 रुपए और सोने की एक अंगूठी भी बरामद कर ली गई है। और बलरामपुर में नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कार्यवाही की गई। दरअसल नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले 35 लोगों पर एक्शन लिया गया और 29 वाहन चालकों को न्यायालय में पेश किया गया। वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया और यह जुर्माने की रकम लगभग 3,40,000 रुपए बताई जा रही है और 27 वाहन चालकों के लाइसेंसेस रद्द करने की कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे से रायपुर लौट आए हैं। दिल्ली में सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सीएम साय ने बताया कि वे अमित शाह को न्योता देने के लिए गए हुए थे। 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अब माननीय गृह मंत्री जी को तो न्योता देने गए थे, 14 तारीख को आएंगे और एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनको प्रधानमंत्री पुलिस कलर्स अवार्ड हुआ है। तो उसका एक कार्यक्रम होता है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसका समापन करेंगे। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीजापुर के पामेड़